Hey viewers, a very warm welcome in our YouTube channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 12th हिस्ट्री में चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 आपका क्या कहता है? चैप्टर 5 कहता है यात्रियों के नजरिए के बारे में, यानी भारत में लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक कई सारे यात्री आए और उन यात्रियों ने भारत के बारे में अपनी अपनी जो विचार हैं उनको रखा। हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है यात्रियों के नजरिए के बारे में, समाज में और उनकी समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी। इस चैप्टर में आपको काफी डिटेल में समझाया गया है। इस चैप्टर का ये वीडियो पार्ट फर्स्ट वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल बिरूनी की तथा उसकी किताब उल हिंद की बात करेंगे। अल बिरूनी की बात करें, अल बिरूनी भारत कब आया, उसकी रचनाएं कौन कौन से थी, साथ ही भारत के विषय में अल बिरूनी क्या सोचते थे। किताब उल हिंद अथवा इसका जो दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद, क्या बोलते हैं इसको, तहकीक ए हिंद, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, इन सभी बातों के बारे में आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो भी कहीं ना जाएं, क्योंकि आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आना 100% श्योर है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर लो, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में विस्तृत ज्ञान हो सके। उनको इस वीडियो में जितनी चीजें बताई जा रही हैं उन्हें भी ये चीजें समझ में आनी चाहिए और उनके लिए भी ये उपयोगी होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बात करते हैं अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी की बात करें और इसकी जो रचना है किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद, ठीक है, जिसमें 80 अध्याय का विस्तृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो यार, इतना मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको नॉलेज देना और जो मेरा काम है वो मैं दे रही हूँ। आपका काम है सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर रहे हो सब्सक्राइब कि नहीं कर रहे हो। सेशन स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। लाइक शेयर करना वो तो बात की बात है, हमारा फर्स्ट काम है आपको नॉलेज देना, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। महिलाओं और पुरुषों के कार्य, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं में से बचाव और व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थ यात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। अब यात्राएं क्यों? पहले के लोग यात्रा क्यों करते थे? वो काम की तलाश में करते थे, कहीं प्राकृतिक आपदा होती थी उससे बचने के लिए करते थे, ठीक है, या तो व्यापारिक होते थे, सैनिक होते थे, पुरोहित होते थे, ठीक है, या तीर्थ यात्रा पे निकल जाते थे। तो यात्राएं इस प्रकार की होती हैं, ठीक है। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया के समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषा और आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। जब हम कहीं नई जगह, जैसे कि आप लोग पढ़ने जाते हो, जब आप अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी सिटी में पढ़ने जाते हो तो आपको वहां पे सब बदला बदला दिखता है, सब कुछ अलग अलग नजर आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जहां हम रहते थे वहां कुछ और थी, जो हमारी सांस्कृतिक थी, जो व्यवहार था, जो वहां के लोग थे, भाषा थी, प्रथा थी, वो सारी डिफरेंट होती है यहाँ के लोगों से। इनमें से कुछ भिन्नताएं के अनुरूप ढल जाते हैं और कुछ जो हद तक विशिष्ट होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असमान उल्लेखित बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि वे सभी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत मिली विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते थे, जबकि अन्य धार्मिक विषय या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते थे। उदाहरण के लिए बात करें 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, जो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे विजयनगर शहर के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण विवरणों से हमें मिलता है। हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो विजयनगर में एक हेरात से बंदा आया था, बंदे का नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। विजयनगर में कौन आया था? हेरात से अब्दुल रज्जाक समरकंदी से हमें प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों से नहीं आते थे। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, जब हम में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे।
और अपनी टिप्पणी दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने देश की लोकप्रिय प्रथाओं और जनवर्ताओं को परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण के अध्ययन में किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांत पर ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले हमारे जो व्यक्ति हैं वो अल-बुरनी हैं। दूसरे व्यक्ति जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आए थे, दूसरे व्यक्ति इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता हैं। जो दूसरे व्यक्ति हैं वो इब्न बतूता हैं। ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता गाना आप लोग को गाना नहीं है कि इब्न बतूता बगल में जूता, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं ये। तो दूसरे व्यक्ति हैं इब्न बतूता, ठीक है। तीसरे व्यक्ति हमारे मिलेंगे मोरक्को से तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर। तीसरे व्यक्ति कौन है? फ्रांसवा बर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में आए थे। तो ये तीनों व्यक्तियों की हमें इस चैप्टर में गहन अध्ययन करना है। चैप्टर छोड़कर भागना नहीं, क्योंकि हम चैप्टर बहुत धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कर लिए हैं और आपको हर एक डिटेल में आपको दूंगी। लेकर बैठ जाइए कॉपी और पेन, हो जाइए तैयार, क्योंकि क्लास हो गई है स्टार्ट। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक जीवन तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। बेशक लेखकों के लिए सभी विषय सामान्य थे, जो वृत्तांत के दर्ज में करने योग्य नहीं रहते थे। नजरिए से यह भिन्नता ही यात्रा वृत्तांत को अधिक रोचक बनाती थी। ये यात्री किसके लिए लिखते थे? जैसा कि हम देखेंगे, इस प्रश्न का अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग चीजें मिलती हैं। चलिए बात करते हैं अल-बुरनी की। अल-बुरनी सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन थे। कौन था अल-बुरनी? सबसे पहले क्वेश्चन क्या आना चाहिए हमारे माइंड में, कौन था ये अल-बुरनी? ठीक है, अल-बुरनी कौन था? अल-बुरनी को हम मध्यकाल में आए हुए एक विदेशी यात्री के रूप में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, अल-बुरनी का पूरा नाम अगर मैं बता दूं, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बुरनी था। समझ में आया? किसी को नहीं आया? चलो फिर से बताती हूँ। इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बुरनी था। ठीक है, इतना बड़ा नाम था इनका। आपके तो 2 अक्षर के नाम होते हैं आजकल के। तथा उसकी उपाधि जो थी वो मुनज्जिम थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खगोलविद या ज्योतिषविद। ठीक है, मुनज्जिम का अर्थ होता है खगोलविद या क्या होता है, ज्योतिषविद। अब अल-बुरनी का जन्म कब होता है? बर्थडे की बात करते हैं। बर्थडे की बात करें तो इसका बर्थडे जो होता है अल-बुरनी का 15 सितंबर 1973 ईसा पूर्व में इनका बर्थडे होता है। वर्तमान उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म या खीवा में हुआ था। ख्वारिज़म या खीवा 19वीं शताब्दी के दौरान तुर्किस्तान का खान राज्य के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप अभी गूगल में सर्च करोगे कि ये जो ख्वारिज़म या खीवा है वो कहाँ पर है इस वक्त, तो आपको तुर्किस्तान में खान राज्य के नाम से ये आपको मिलेगा। ठीक है, अल-बुरनी भले ही खीवा में पैदा हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ईरानी मूल के थे, अतः वहां उसे विदेशी जैसा व्यवहार किया जाता था और फारस भाषा के बिरूनी यानी बाहर के लोग का उपाधि दिया जाता था। अल-बुरनी के जन्म के समय खीवा पे किसका राज्य था? बात करते हैं अल-बुरनी के समय जो खीवा उस समय जो मासूनी या सामांसी वंश के सल्तनत थे, जहां अल-बुरनी का जन्म हुआ था। अर्थात ख्वारिज़म या खीवा उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। फलस्वरूप अल-बुरनी ने उस समय सबसे अच्छी शिक्षा वहां पर प्राप्त की थी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अंततः 1017 ईस्वी में, कब? 1017 ईस्वी में क्या हुआ? महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण करके मामूनी वंश को नष्ट कर दिया। वहां के शासक समेत अल-बुरनी अन्य विद्वानों कवियों को अपने राज्य ले आया। महमूद किसकी बात हो रही है? महमूद गजनवी की बात हो रही है। महमूद अल-बुरनी की विद्वता से प्रभावित होकर उसको अपने दरबार में रख लिया। ठीक है, अल-बुरनी भारत कब आया? अब बात करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें जो लिखा है।
अल-बर्नी का जन्म मध्य उज़्बेकिस्तान के मध्य ख्वारिज़्म में हुआ था। मैंने आपको बताया 1973 में हुआ। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बर्नी उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी में अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। सन 1717 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ ले गया। ठीक है, कहाँ ले गया? अपने साथ ले गया। अल-बर्नी भी उनके साथ गया। वह बंधक के रूप में गजनी आया। फिर धीरे धीरे वह शहर पसंद आने लगा। 70 वर्ष की आयु में उसने अपनी मृत्यु तक अपना बाकी जीवन वहीं बिताया। ठीक है, समझ में आया? अल-बर्नी के थोड़ा उद्देश्य समझ लेते हैं। अल-बर्नी का उद्देश्य क्या था भारत में? अल-बर्नी अपने कार्य का वर्णन किस प्रकार से किया? उन लोगों के लिए सहायक जो उसने यानी हिंदुओं की बात हो रही है यहाँ पे, धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह और उनके साथ संबंध होना चाहते थे। ठीक है, गजनी में ही अल-बर्नी भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अब जब गजनी आ गया अल-बर्नी, तो जब गजनी पहुंचा, ध्यान रखिएगा ये गजनी मूवी नहीं है जिसमें वो भूल जाता है, आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। गजनी में आके अल-बर्नी को भारत के प्रति इच्छा जागृत हुई। यह कोई असमान बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से संपर्क हुआ। किसका? अल-बर्नी का। आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनने में मदद मिली। अल-बर्नी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और उनके बारे में जानकारी लेने की सोची और उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया। कई वर्ष बिताए, संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की उन्होंने यात्रा की। अल-बर्नी भारत कब आते हैं? 1710-17 में ईस्वी में और 10-20 के मध्य महमूद गजनवी भारत के आक्रमण के साथ भारत आए थे। उस समय विभिन्न भागों में भारत जो था विभिन्न भागों में बटा हुआ था। चूंकि अल-बर्नी महमूद के साथ भारत आया था, महमूद के आक्रमण के समय मुल्तान और सिंध में 2 मुसलमानी राज थे। ठीक है, मुल्तान और सिंध में 2 मुसलमानी राज थे। चिनाब से हिंदू कुश तक के जो क्षेत्र था वो जयपाल के वहां पर शासन किया करता था। कश्मीर में ब्राह्मण थे, कन्नौज में प्रतिहार और बंगाल में पाल वंश का उस समय शासन हुआ करता था जब अल-बर्नी भारत आए। भारत में रहते हुए उसने संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, अन्य धर्म शास्त्रों के विषय में गहन अध्ययन की। ठीक है, उसके लिखने की समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिमी में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि यहाँ 1500 से पहले भारत में अल-बर्नी के कुछ लोगों को ही पढ़ा होगा। भारत के बाहर कई लोग ऐसे संभवतः ऐसे रह चुके होंगे। बात करते हैं किताब उल हिंद की। अल-बर्नी की रचनाओं की अगर मैं बात करूं, इन्हीं अध्ययनों के फलस्वरूप उन पर लगभग 146 पुस्तकों की रचना की, जो खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य और अन्य विषयों पर आधारित थी। तो किस किस विषय पे थी? खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य और अन्य विषयों पर आधारित थी। उनकी प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं आती है, किताब उल तफहीम आती है, अल कानून अल मसूद। कौन सी? अल कानून अल मसूद, कानून अल मसूदी अल हैयत, कानून अल मसूदी अल हैयत, अल नजूम, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, जो मुख्य ग्रंथ है इनका। किसका? भारत में अल-बर्नी का। भारत के विषय में अल-बर्नी क्या सोचते थे, तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में भारत के विषय में लिखा है तहकीक ए हिंद के बारे में। तहकीक ए हिंद में भारत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती है। किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद की बात जब हम करते हैं, अरबी में लिखी गई अल-बर्नी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र विज्ञान विषय पर आधारित
सभी विषयों पर विभाजित थी। यानी यह जो ग्रंथ है, यह 80 अध्यायों वाला एक विस्तृत ग्रंथ था जो कि अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें अल-बुर्नी ने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा, धर्म, भारतीयों के कर्म सिद्धांत, जीवन के आवागमन के सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत आदि पर लिखा है। उसने भारतीयों के भोजन, वेशभूषा, मेलों, धार्मिक उत्सव, मनोरंजन, इसके बारे में भी लिखा है। उसने अपने विवरण में भगवद गीता, वेदों, उपनिषदों, पतंजलि के योग शास्त्र के बारे में भी लिखा है। किसके बारे में? भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पतंजलि का जो योग शास्त्र है, इसके बारे में भी लिखा है। इस प्रकार अल-बुर्नी ने भारतीय जीवन के प्राय सभी पक्षों के बारे में किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार तहकीक ए हिंद ने 11वीं शताब्दी के भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों का विवरण दिया। उसे तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानने का यह सबसे अच्छा स्रोत हमें देखने को मिलता है। समानतः अल-बुर्नी प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं के आधारित वर्णन, अंत में एक अन्य संस्कृति के साथ तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता और पूरी नियमता के लिए उल्लेखनीय है, इसका एक मुख्य कारण अल-बुर्नी के गणित की ओर झुकाव था। ठीक है, अल-बुर्नी जो थे वो गणित की तरफ भी काफी ज्यादा झुके हुए थे। अल-बुर्नी जिसने लिखने में अरबी भाषा का प्रयोग किया था, यह संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। वहीं संस्कृत की बात करते हैं, पाली और प्राकृतिक की बात करते हैं। प्राकृतिक के अरबी भाषा में अनुवाद और रूपांतरों से परिचित तथा इनमें तथाकथनों से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों को लेखन सामग्री शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था। अल-बुर्नी भारतीयों के बारे में क्या सोचते थे? उन्होंने लिखा है कि भारतीय शासक कई पारस्परिक एकता नहीं है और विदेशी आक्रमण के अवसर पर वे एक मिलकर नहीं रहा करते थे। उसने लिखा है कि जाति प्रथा इतनी कठोर थी कि यदि एक बार एक व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए तो पुनः जाति में सम्मिलित नहीं किया जाता था। उनके अनुसार भारतीय ब्राह्मण विद्वान होते थे किंतु कूप मंडूक होते थे। जो भारतीय विद्वान होते थे, जो भारतीय ब्राह्मण विद्वान थे, वो कूप मंडूक थे, उनको विदेशों से संबंध नहीं था। उनके अनुसार भारतीय अभिमानी थे, यानी भारतीयों के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। वे अपनी भाषा, संस्कृति, देश और सभी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अल-बुर्नी के अनुसार भारतीय हिंदू साहित्यकार, इतिहासकार नहीं थे। अल-बुर्नी के अनुसार भारतीय जो हिंदू थे वो इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, हिंदू की बात करते हैं। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने जाना एक प्राचीन फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदू जो वर्ड है आज जो हमारे लिए प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए है? ये बहुत 6वीं और 5वीं शताब्दी के लगभग प्रयुक्त हो जाने वाला फारसी शब्द है। इसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था से निकला वर्ड है। ये अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा। इस क्षेत्र में अल हिंद या यहाँ के निवासियों को हिंद कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंध में पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घोतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद में हुआ था। तो ये आप एक इमेज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। ये है कब की? ये है इमेज आपकी 13वीं शताब्दी की। 13वीं शताब्दी में अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से एथेंस के राजनेता एवं कवि सम्मेलन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रंथों का अनुवाद और विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बुर्नी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों के अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियां जिसमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ शामिल है कि अरबी में अनुवाद किया है। अपने ब्राह्मणों में जो पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ है, इसे अल-बुर्नी ने फारसी में अनुवाद किया है। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया है। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो? अल-बुर्नी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी।
साथ ही अगर कोई चीज़ बच रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि मैंने ये पॉइंट आप मिस कर दिया है, मैं आपको फिर से रिपीट करा दूंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री होने वाली है। फटाफट लाइक कर लो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर लो। आपका काम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल आप इतना कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा काम है आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज देना, जो कि मैं आपको हर एक कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको हर एक वीडियो में एक नई जानकारी दूं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो अलबुनी के बारे में? नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे के जो बचे हुए यात्री हैं या जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।